स्वागत है। आज हम जीवन बीमा पॉलिसी के जो दस्तावेज होते हैं उनकी दुनिया में थोड़ा गहराई से उतर रहे हैं। ये वो कागजात हैं जो अक्सर बस रखे रहते हैं कहीं, लेकिन इनमें हमारे वित्तीय भविष्य की सुरक्षा के बहुत महत्वपूर्ण वादे छिपे होते हैं। आज खासतौर पर हम पॉलिसी कंडीशन आई कही जाने वाली शर्तों पर ध्यान देंगे। हमारे पास जो सामग्री है वो जीवन बीमा दस्तावेजीकरण पर एक विस्तृत गाइड से ली गई है। तो हमारा मिशन क्या है? हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये दस्तावेज आखिर बनते कैसे हैं, इनमें क्या क्या होता है और असल में पॉलिसी धारक और बीमा कंपनी दोनों के लिए इनका मतलब क्या है। हाँ। इसे एक तरह से पॉलिसी दस्तावेज को समझने का नक्शा मान सकते हैं, ताकि हम आत्मविश्वास से अपने अधिकारों और कंपनी के वादों को समझ सकें। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये दस्तावेज सिर्फ कोई भारी भरकम कानूनी चीज नहीं है। ये वो ठोस अनुबंध है जो बीमाकर्ता के वादे को कानूनी जामा पहनाते हैं और पॉलिसी धारक के अधिकारों की रूपरेखा तय करते हैं। इन्हें स्पष्ट रूप से समझना सिर्फ अच्छा नहीं बल्कि बेहद जरूरी है, ताकि भविष्य में कोई भ्रम या परेशानी न हो। हाँ, सही कहा। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। एक जीवन बीमा पॉलिसी असल में शुरू कब मानी आती है? क्या जिस दिन हमने फॉर्म भरा या जिस दिन पहला प्रीमियम दिया? हमारे अध्ययन सामग्री के अनुसार ये तब शुरू होती है जब बीमा कंपनी पहली प्रीमियम रसीद, जिसे फर्स्ट प्रीमियम रसीट या FPR कहते हैं, जारी करती है। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। देखिए, FPR महज पैसे मिलने की पावती नहीं है। ये इस बात का कानूनी सबूत है कि बीमा कंपनी ने जोखिम का आकलन करके उसे स्वीकार कर लिया है और अब बीमा अनुबंध पूरी तरह से लागू हो गया है। अच्छा। इस FPI के जारी होने से पहले भले ही आवेदन दे दिया गया हो या प्रीमियम का पैसा चला गया हो, तकनीकी रूप से कोई कानूनी अनुबंध अस्तित्व में नहीं होता। बीमा कंपनी के लिए जोखिम उठाने की शुरुआत इसी रसीद से होती है। अच्छा, ये तो बहुत अहम जानकारी है। जब तक वो FPR हाथ में ना आए तब तक पॉलिसी शुरू नहीं हुई है। सही। बिल्कुल। तो फिर उन रसीदों का क्या, जो हम हर साल या हर 6 महीने पर प्रीमियम भरने के बाद लेते हैं, उनका क्या स्टेटस है? हाँ, उन्हें नवीनीकरण प्रीमियम रसीद यानी रिन्यूअल प्रीमियम रसीद या RPR कहा जाता है। ये रसीदें भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये इस बात का सबूत है कि पॉलिसी को चालू रखने के लिए जरूरी प्रीमियम का भुगतान समय पर कर दिया गया है और बीमा का कवर बिना किसी रुकावट के जारी है। लेकिन अनुबंध की कानूनी शुरुआत का जो निर्णायक क्षण है वो हमेशा FPI का जारी होना ही माना जाता है। RPR सुनिश्चित करती है कि अनुबंध चलता रहे, पर FPI उसे शुरू करती है। समझ गया। FPR है शुरुआत का प्रमाण और RPR है जारी रहने का प्रमाण। बहुत बढ़िया। अब जब ये तय हो गया कि पॉलिसी शुरू हो गई है, तो आते हैं मुख्य पॉलिसी दस्तावेज पर। ये अक्सर एक मोटी सी बुकलेट होती है। गाइड के अनुसार इसके मानक रूप से 3 मुख्य हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा है पॉलिसी अनुसूची, जिसे पॉलिसी स्केड्यूल कहते हैं। इसे दस्तावेज का पहला पन्ना या पहचान पत्र भी कह सकते हैं। यहां से चीजें वाकई दिलचस्प होने लगती हैं, है ना? बिल्कुल। पॉलिसी अनुसूची आमतौर पर पॉलिसी दस्तावेज के बिल्कुल शुरुआत में पहले या दूसरे पन्ने पर ही मिल जाती है और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये एक नज़र में पॉलिसी से जुड़ी लगभग सारी मुख्य जानकारी आपके सामने रख देती है। अच्छा। इसे पॉलिसी का त्वरित सारांश या क्विक रेफरेंस गाइड कहना गलत नहीं होगा। तो इस त्वरित सारांश में होता क्या क्या है? गाइड में दी गई जानकारी के अनुसार इसमें कई महत्वपूर्ण बातें शामिल होती हैं। ये पॉलिसी का पूरा परिचय करा देती है। हाँ, इसमें सबसे पहले तो बीमा कंपनी का नाम और पता होता है। फिर आती है पॉलिसी धारक की जानकारी, जैसे उनका नाम, पता, जन्म तिथि और पॉलिसी लेते समय उनकी उम्र क्या थी। हाँ, उम्र भी। इसके बाद पॉलिसी की अपनी खासियतें बताई जाती हैं, जैसे कि कौन सा प्लान लिया है, एंडोमेंट टर्म या जो भी, और ये पॉलिसी कितने साल चलेगी, पॉलिसी टर्म। और सबसे महत्वपूर्ण, बीमा राशि, सम अश्योर्ड, यानी वो मुख्य रकम जिसका वादा किया गया है। बिल्कुल। प्रीमियम कितना देना है, कब तक देना है, प्रीमियम पेइंग टर्म और किस तरीके से देना है, सालाना, छमाही, तिमाही या शायद सैलरी से कटौती, मोड ऑफ पेमेंट जिसे कहते हैं। बिल्कुल। साथ ही इसमें महत्वपूर्ण तारीखें भी दर्ज होती हैं। पॉलिसी कब शुरू हुई, डेट ऑफ कमेंसमेंट, कब पूरी होगी, डेट ऑफ मैच्योरिटी, और आखिरी प्रीमियम कब देना है, डेट ऑफ लास्ट प्रीमियम। ये भी स्पष्ट लिखा होता है कि पॉलिसी लाभ सहित है या लाभ रहित, विद प्रॉफिट्स या विदाउट प्रॉफिट्स। क्या ये पॉलिसी कंपनी के मुनाफे में हिस्सेदार बनेगी या नहीं।
हाँ, ये भी जरूरी होता है। और नॉमिनी यानी नामांकित व्यक्ति, जिसे पॉलिसी धारक की अनुपस्थिति में पैसा मिलेगा, उसका नाम भी यहीं दर्ज होता है। और हाँ, एक अनोखा पॉलिसी नंबर भी होता है जो इस खास अनुबंध की पहचान है। और गाइड ये भी बताती है कि इसमें बीमा कंपनी का स्पष्ट वादा, प्रॉमिस टू पे, भी लिखा होता है, जो कि इस पूरे अनुबंध का दिल है। सही। साथ ही कंपनी के अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर और पॉलिसी स्टैंप भी होते हैं, जो इसे कानूनी वैधता देते हैं। एक और उपयोगी जानकारी जो इसमें होती है, वो है आपके इलाके के बीमा लोकपाल, इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन का पता, जहां जरूरत पड़ने पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। हाँ, ये भी महत्वपूर्ण है। तो आप देख सकते हैं कि अनुसूची कितनी महत्वपूर्ण है। ये पॉलिसी धारक के अधिकारों और बीमाकर्ता के वादों का पहला और सबसे सीधा संदर्भ बिंदु बन जाती है। अगर कभी पॉलिसी की मूल शर्तों जैसे बीमा राशि, अवधि या नॉमिनी के नाम को लेकर कोई सवाल उठता है, तो जवाब सबसे पहले इसी अनुसूची में खोजना चाहिए। सही। ये पूरे अनुबंध का सार एक जगह प्रस्तुत करती है। ठीक है, तो पॉलिसी अनुसूची ने पॉलिसी की पहचान करा दी और मुख्य वादे बता दिए। ये हो गया पहला भाग। अब आते हैं दस्तावेज के दूसरे हिस्से पर, मानक प्रावधान यानी स्टैंडर्ड प्रोविजंस। गाइड इन्हें आम नियम कहती है, जो ज्यादातर जीवन बीमा पॉलिसियों पर लागू होते हैं। ये क्या है? हाँ, मानक प्रावधान वे नियम और शर्तें हैं जो आमतौर पर एक ही तरह के सभी जीवन बीमा पॉलिसियों में पाए जाते हैं, जब तक कि उन्हें किसी खास वजह से बाहर न रखा गया हो। जैसे हो सकता है कुछ प्रावधान टर्म इंश्योरेंस या सिंगल प्रीमियम पॉलिसियों पर लागू ना हो, या फिर उन पॉलिसियों पर जिनमें लाभ साझा नहीं होता, मतलब नॉन पार्टिसिपेटिंग। अच्छा। ये प्रावधान पॉलिसी अनुबंध के तहत पॉलिसी धारक और बीमा कंपनी दोनों के अधिकारों, विशेषाधिकारों, देनदारियों और अन्य शर्तों को परिभाषित करते हैं। इन्हें आप खेल के नियमों की किताब जैसा समझ सकते हैं, जो सबके लिए समान होती है। गाइड में कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे अनुग्रह अवधि, डेज ऑफ ग्रेस या चूक की स्थिति में गैर जब्ती, नॉन फोरफीचर के नियम। इनका असल मतलब क्या है और ये क्यों महत्वपूर्ण है? हाँ, इनका बहुत गहरा मतलब है। ये प्रावधान सिर्फ औपचारिकता नहीं है, ये पॉलिसी धारक और बीमाकर्ता दोनों के हितों की रक्षा के लिए बनाए गए हैं और अनुबंध में निष्पक्षता लाते हैं। जैसे अनुग्रह अवधि का उदाहरण लें। इसका मतलब है कि अगर आप प्रीमियम भरने की आखिरी तारीख चूक भी जाते हैं, तो भी आपको कुछ अतिरिक्त दिनों का समय मिलता है, आमतौर पर 15 से 30 दिन, जिसमें आप बिना पॉलिसी लैप्स हुए प्रीमियम भर सकते हैं। अच्छा, ये तो काफी राहत की बात है। हाँ, ये पॉलिसी धारक के लिए एक बहुत बड़ी सहूलियत है। इसी तरह गैर जब्ती प्रावधान सुनिश्चित करते हैं कि अगर पॉलिसी धारक कुछ सालों तक प्रीमियम भरने के बाद आगे प्रीमियम नहीं भर पाता, तो भी उसका जमा किया हुआ पैसा पूरी तरह जब्त ना हो। मतलब पैसा डूबेगा नहीं। हाँ, बिल्कुल। उसे कुछ न कुछ मूल्य जरूर मिलता है, जैसे पेड अप वैल्यू या सरेंडर वैल्यू। तो ये एक तरह से सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं। बिल्कुल। कई मानक प्रावधान तो कानून द्वारा अनिवार्य भी होते हैं, जैसे कि बीमा अधिनियम या IRDA के नियमों में बताया गया है। ये पॉलिसी धारक को एक न्यूनतम स्तर की सुरक्षा की गारंटी देते हैं। बड़ी तस्वीर देखें तो ये मानक नियम सुनिश्चित करते हैं कि बीमा अनुबंध दोनों पक्षों के लिए उचित, पारदर्शी और संतुलित हो। ये बीमाकर्ता को मनमानी करने से रोकते हैं और पॉलिसी धारक को जरूरी अधिकार देते हैं। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। मतलब ये नियम सबके लिए हैं और सुरक्षा देते हैं। तो मानक प्रावधान हो गए सबके लिए लागू होने वाले नियम। अब आते हैं दस्तावेज के तीसरे और आखिरी संभावित हिस्से पर, विशिष्ट पॉलिसी प्रावधान यानी स्पेसिफिक पॉलिसी प्रोविजंस। ये क्या होते हैं और ये मानक प्रावधानों से कैसे अलग हैं? यहीं पर पॉलिसी थोड़ी और वैयक्तिक या कस्टमाइज्ड हो जाती है। देखिए, विशिष्ट पॉलिसी प्रावधान वे शर्तें या नियम होते हैं जो विशेष रूप से सिर्फ उसी एक पॉलिसी अनुबंध के लिए तय किए जाते हैं। ये हर पॉलिसी में एक जैसे नहीं होते हैं, बल्कि उस खास पॉलिसी धारक और बीमाकर्ता के बीच हुए समझौते का हिस्सा होते हैं। अच्छा। ये या तो पॉलिसी दस्तावेज पर ही प्रिंट किए जा सकते हैं, या फिर एक अलग कागज जिसे एंडोर्समेंट या राइडर कहते हैं के रूप में साथ में नत्थी किए जा सकते हैं। तो इनका मकसद क्या है? अगर मानक नियम पहले से मौजूद हैं, तो इन अलग विशिष्ट नियमों की जरूरत क्यों पड़ती है? हाँ, ये अच्छा सवाल है। मुख्य अंतर ये है
कि ये प्रावधान उस खास अनुबंध की विशिष्ट परिस्थितियों या जरूरतों को दर्शाते हैं। मान लीजिए पॉलिसी धारक ने कोई अतिरिक्त लाभ लिया है, जैसे एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर या क्रिटिकल इलनेस राइडर। राइडर्स तो लेते हैं लोग। तो उस राइडर से जुड़ी शर्तें विशिष्ट प्रावधानों में आएंगी। या हो सकता है पॉलिसी धारक के स्वास्थ्य या पेशे से जुड़े किसी खास जोखिम को ध्यान में रखते हुए कोई विशेष शर्त लगाई गई हो। अच्छा, जैसे कोई खतरनाक काम करता हो तो। हाँ बिल्कुल। जबकि मानक प्रावधान जैसे अनुग्रह अवधि, कानून या सामान्य प्रथा के तहत आते हैं और ज्यादातर पॉलिसियों में समान होते हैं, विशिष्ट प्रावधान उस अनुबंध को अद्वितीय बनाते हैं। तो क्या ये विशिष्ट प्रावधान मानक प्रावधानों से ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं? क्या ये उन्हें बदल सकते हैं? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जी हाँ, कई मामलों में ऐसा हो सकता है। गाइड इशारा करती हैं कि जहाँ विशिष्ट प्रावधान लागू होते हैं, वे अक्सर सामान्य या मानक प्रावधानों को ओवरराइड कर सकते हैं। ओवरराइड मतलब उनकी जगह ले सकते हैं? हाँ, उनकी जगह ले सकते हैं या उनमें बदलाव कर सकते हैं। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि पॉलिसी धारक इन विशिष्ट शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़े और समझे। अगर भविष्य में कोई दावा आता है या कोई विवाद होता है, तो यही विशिष्ट शर्तें आपकी स्थिति को सबसे ज्यादा प्रभावित कर सकती हैं। ये वो हिस्सा है जहां आपकी पॉलिसी दूसरों से अलग होती है। ठीक है, तो चलिए अब तक की चर्चा को समेटते हैं। हमने देखा कि पॉलिसी की कानूनी शुरुआत होती है FPR जारी होने से। सही। फिर मुख्य पॉलिसी दस्तावेज में 3 परतें हो सकती हैं। पहली, पॉलिसी अनुसूची, जो पॉलिसी का पहचान पत्र और मुख्य वादों का सारांश है। दूसरी, मानक प्रावधान जो खेल के आम नियम तय करते हैं और निष्पक्षता सुनिश्चित करते हैं। बिल्कुल। और तीसरी, विशिष्ट प्रावधान जो अनुबंध को व्यक्तिगत बनाते हैं और खास शर्तों या राइडर्स को शामिल करते हैं, और ये मानक नियमों को बदल भी सकते हैं। बिल्कुल सही सारांश है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जीवन बीमा पॉलिसी दस्तावेज एक बेहद महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज है। इसे सिर्फ एक फाइल में रखकर भूल जाना काफी नहीं है। हाँ, ये बात तो है। FPR कवरेज शुरू होने का प्रमाण है। अनुसूची आपकी पॉलिसी की मुख्य बातों का त्वरित संदर्भ है और मानक व विशिष्ट प्रावधान मिलकर आपके अधिकारों जैसे ग्रेस पीरियड, लोन लेने का अधिकार, बीमा कंपनी के दायित्वों जैसे कब और कितना भुगतान करना है, दावा करने की प्रक्रिया क्या होगी, प्रीमियम भुगतान की शर्तें क्या हैं और अनुबंध से जुड़ी बाकी सभी शर्तों का पूरा ढांचा तैयार करते हैं। हर हिस्से का अपना कानूनी और व्यावहारिक महत्व है, जिसे समझना पॉलिसी धारक को सशक्त बनाता है और उन्हें अपने बीमा कवर का पूरा लाभ उठाने में मदद करता है। तो आज हमने जीवन बीमा पॉलिसी दस्तावेज की संरचना को परत दर परत खोलकर देखा। पहली, प्रीमियम रसीद यानी FPR क्यों इतनी अहम है, पॉलिसी अनुसूची में क्या क्या छिपा होता है और मानक बनाम विशिष्ट प्रावधानों का क्या मतलब है, ये सब समझा। हाँ, और ये समझना कि ये सभी हिस्से कैसे एक साथ मिलकर काम करते हैं, पॉलिसी धारक को न केवल उनके अधिकारों और दायित्वों के बारे में जागरूक करता है, बल्कि बीमाकर्ता के साथ उनके रिश्ते में भी स्पष्टता लाता है। सही बात है। इससे भविष्य में गलतफहमियां या विवाद की संभावना काफी कम हो जाती है। ये जानकारी आपको महज एक पॉलिसी धारक से एक सूचित पॉलिसी धारक बनाती है। बिल्कुल। श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ जाते हैं। अगली बार जब कोई अपनी जीवन बीमा पॉलिसी दस्तावेज देखे या कोई नई पॉलिसी लेने पर विचार करे, तो खास तौर पर विशिष्ट पॉलिसी प्रावधानों वाले हिस्से पर जरूर ध्यान दें। क्या वहां कोई ऐसी शर्त या राइडर है जो आपकी पॉलिसी को दूसरों से अलग बनाता है? क्या वो आपकी खास जरूरतों या परिस्थितियों के हिसाब से है? सोचे कि ये प्रावधान आपके अनुबंध को कैसे अद्वितीय बनाते हैं और आपके अधिकारों या जिम्मेदारियों पर उनका क्या असर पड़ सकता है। बिल्कुल। ये छोटी सी कवायद सिर्फ ये देखना कि आपकी पॉलिसी में खास क्या है, अपने बीमा कवर को और भी बेहतर ढंग से समझने और उसका सही उपयोग करने में मदद कर सकती है। हो सकता है कोई ऐसा लाभ मिल जाए जिसके बारे में पता ही ना हो। हाँ, ये भी हो सकता है। इसी विचार के साथ आज के इस विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। अलविदा।